आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम हिफ़्ज़ान सेहत के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज जो हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं और आपके लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है, जिस मर्ज़ के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे, उसमें काफ़ी लोग मुब्तला हो जाते हैं और ये एक आम सी प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस के नाम से जो है उसको जानते हैं और आम ज़बान में अपेंडिक्स उसको कहते हैं। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी अगर कोई शख्सियत हैं तो दुनियाए तिब्बे यूनानी की हमारे मारूफ़ सर्जन जो हैं डॉक्टर बशीर लोधी साहब हमारे दरमियान आज भी मौजूद हैं। हम उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उन्हीं से जानने चाहेंगे कि ये बीमारी जो है अपेंडिक्स ये क्या है और इसके क्या क्या अवारज़ात हो सकते हैं, क्या असबाब हैं, क्या अलामात हैं और इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों को क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए और इस मर्ज़ के ताल्लुक़ से और भी काफ़ी कुछ मालूमात हम डॉक्टर साहब से हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे यहाँ स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब के जो अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस जिसको बोलते हैं, तो अपेंडिक्स किस अज़्व का जो है वो मर्ज़ है या अपेंडिक्स क्या चीज़ होती है? अपेंडिक्स जो है वो एक्चुअली बड़ी आंत का एक हिस्सा है जी जो डेवलप नहीं होता, जी बल्कि एक छोटा सा नैरो पार्ट रह जाता है जी और डेवलप नहीं होता। जी जी इसकी लंबाई जो देखी गई है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक देखी गई है, जी लेकिन आम तौर से 9 सेंटीमीटर होती है। जी जी तो ये आम तौर से दाईं तरफ यानी नाफ के दाईं तरफ थोड़ा नीचे होता है उमूमन, लेकिन बाज़ मर्तबा जो है जी वो बाईं तरफ भी हो सकता है। जी वो उस कंडीशन में होता है जबकि कल्ब भी दाईं तरफ होगा, जी जिगर जो है वो बाईं तरफ होगा और मैदा दाईं तरफ होगा। जी जी तो ऐसे हालात में अपेंडिक्स जो है बजाय दाईं तरफ के बाईं तरफ के होगा। वो कंजेनाइटल जी, एनामली है। जी जी और ऊपर भी हो सकता है, जी बीच में भी हो सकता है। ये जी सब पैदाइशी जी जी तो बदवज़ई है। हाथ का मतलब जो है ये एक अज़्व है। तो कभी कभी ये होता है कि ये किसी बीमारी जैसे ख़ास तौर से टीबी की वजह से जी ये ऊपर भी हो सकता है, जी दाईं तरफ पसली के नीचे। जी और ऐसी लेडी जिनको प्रेगनेंसी होती है, ख़ास तौर से सेकंड लास्ट ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में जी भी अपेंडिक्स बजाय दाएं तरफ नीचे होने के जी ऊपर आ सकता है, क्योंकि बच्चेदानी ऊपर जाती है जी तो अपेंडिक्स भी ऊपर जाता है। जी जी मतलब सिचुएशन चेंज हो तो सकती है। इन हालात के एतबार से अलामात में फ़र्क पड़ता है और डायग्नोसिस में डिफ़िकल्टी आती है। जी 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 तो अपेंडिक्स को हम एब्डोमिनल टॉन्सिल भी कहते हैं, जी और वो इसलिए कहते हैं कि जैसे हलक के टॉन्सिल ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है, जी उनके अंदर ससेप्टिबिलिटी होती है कि इन्फेक्शन को कबूल करते हैं या तादिए को या पकने को। इसी तरह अपेंडिक्स के अंदर भी एक ख़ास टिश्यू होते हैं जिसे कहते हैं लिम्फेटिक टिश्यू। जी तो लिम्फेटिक टिश्यू में इन्फेक्शन या तादिया हासिल करने की ज़्यादा सलाहियत होती है। जी तो सबसे ज़्यादा एब्डाउन में जो अगर कहीं इन्फेक्शन होता है जी तो अपेंडिक्स में होता है। उसकी वजह यही है कि उसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू ज़्यादा होते हैं, जी जी जिसकी वजह से ये बीमारी कॉमन है कि हर ज़्यादातर लोगों को अपेंडिसाइटिस हो जाता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, जी उमूमन ओल्ड एज में नहीं होता, लेकिन पॉसिबल है। जी तो इसका दर्द जो है जी वो आम तौर से नाफ या पेट का ये हिस्सा या पूरे पेट में होगा, जी और उसके बाद दाईं तरफ जहाँ अपेंडिक्स है जी वहाँ पर जाके दर्द हो जाएगा। लोकलाइज हो जाता है। इसके साथ साथ नासिया वोमिटिंग यानी जी का मतलाना, जी उल्टी भी आ सकती है जी और बुखार भी हो सकता है, जो जी 101 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी जी अगर 101 से ज़्यादा है जी तो फिर वो अपेंडिक्स नहीं है, किसी और वजह से बुखार हो सकता है। तशख़ीसी अलामत एक जी जी। मतलब ये इसकी। तो ये अलामत हैं। इसके अलावा और भी अलामत हैं जी जिसका ताल्लुक जो है वो डॉक्टर से है, जी जी आवाम उसको नहीं समझ सकती। जी जी लेकिन ये है कि अगर नाफ के दाईं तरफ थोड़ा नीचे जी
दर्द और दुखन है और दबाने से दर्द होता है, दुखता है जी और उसके साथ नासिया वोमिटिंग है, जी तो ऐसे मरीज़ को चाहिए कि सीधा सर्जन से कंसल्ट करे, जी किसी और से नहीं। जी क्योंकि ऐसा भी होता है कि अक्सर लोग जो इसकी डायग्नोसिस नहीं कर पाते वो दर्द की दवा दे देते हैं। इस हालत में दर्द की दवा देना ख़तरनाक होता है, जी इसलिए कि दर्द ख़त्म होता है लेकिन दर्द की दवा से मर्ज़ ख़त्म नहीं होता और इस हालत में अपेंडिक्स फट सकता है। जी तो इसलिए अपेंडिसाइटिस के अंदर दर्द की दवा कभी नहीं लेना चाहिए, बल्कि अगर बहुत तकलीफ़ है जी तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए। जी। बेहतर तो है कि पहले ही जाए, जी सर्जन से कंसल्ट करे जी और वो जैसा एडवाइस करे। जी और इसमें एक चीज़ और ख्याल रखने का कि एंटीबायोटिक लेने से पहले हम ब्लड टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक लेने के बाद ब्लड टेस्ट कराएंगे तो रिपोर्ट गलत आएगी, जी है ना। तो पहले ब्लड कलेक्ट कर लें टेस्ट के लिए, उसके बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। और डायग्नोसिस उसमें अलामात प्लस ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBC या खून के सफ़ेद ज़र्रात अगर बढ़े हुए हैं और ये अलामात हैं कि पेट में दर्द है, वोमिटिंग है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। तो अपेंडिसाइट की किस्में होती हैं, इसमें सोनोग्राफी कोई ख़ास हेल्प नहीं कर सकती। एक्यूट कंडीशन में सिर्फ इतना सोनोग्राफी बता सकती है कि दाईं तरफ या ऐसे कहते हैं राइट आइलियक फोसा, इसके अंदर फ्लूइड है। तो इन अलामात के साथ और WBC हाई होने के साथ अगर वो फ्लूइड पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस है। वैसे कंफर्म डायग्नोसिस के लिए चाहे वो एक्यूट कंडीशन हो, रिकरेंट हो, एक्यूट ऑन क्रॉनिक हो, उस सब के लिए या सब एक्यूट हो या क्रॉनिक कंडीशन हो, एक अच्छा तरीका जो है वो स्कैनिंग है, यानी CT स्कैनिंग। उससे सही तशख़ीस होती है। बाकी दूसरे इन्वेस्टिगेशन जो है उनकी कोई जैसे बैरियम मील होता है, उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितना CT स्कैनिंग की अहमियत है। तो उसको करा के अगर कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसका पहली बात तो ये, जितने भी बदन के अमराज हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस या तशख़ीस फ़ारिका जो है वो अपेंडिक्स की है और वो मुंह से शुरू होती है। यानी अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस भी है तो भी पेट में दर्द हो सकता है, उससे शुबा हो सकता है कि ये अपेंडिसाइटिस है। किसी को दाईं तरफ फेफड़े की या उसके ऊपर झिल्ली होती है जिसे प्लूरा बोलते हैं, तो निमोनिया या प्लूरिसी है, उसके वजह से भी डाउट हो सकता है कि अपेंडिक्स है। किसी को गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है ना, या स्टोन है, उसकी वजह से भी शुबा हो सकता है कि इसको अपेंडिक्स है। किसी को अल्सर है ड्यूडनम में, छोटी आंत में, तो उसको भी शुबा हो सकता है कि इसको अपेंडिक्स है। किसी को परफोरेशन हो गया है यानी आंत फट गई है, तो उसको भी इब्तिदाई दर्जे में शुबा हो सकता है कि इसको अपेंडिक्स है। किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है दाईं तरफ, उसको भी शुबा हो सकता है कि अपेंडिक्स है। किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन है, उसको भी शुबा हो सकता है कि उसको अपेंडिक्स है। अगर लेडी पेशेंट है तो उसका ओवरी या फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन है तो उससे भी शुबा हो सकता है। या एक्टोपिक गेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर है यानी फैलोपियन ट्यूब में है, तो उस कंडीशन में राइट साइड में है तो अपेंडिक्स का शुबा हो सकता है। इसी तरह अगर किसी के वायरल इन्फेक्शन है नर्व में, जिसे कहते हैं हर्पिस की वजह से भी अपेंडिक्स का शुबा हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जिनकी वजह से अपेंडिक्स का शुबा हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की उसके लिए तो कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि तो सर्जन जो है इसको जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए जब ये अलामात हों तो डायरेक्ट जो है किसी और के पास जाने के बजाय सीधे कंसल्ट करे सर्जन से अस्पताल में। सही तशख़ीस, सही उस पर इलाज अच्छा होता है, जल्दी अच्छा होता है। क्योंकि अगर हमने 48 आवर्स गुजार दिए तो हो सकता है कि वो एक गांठ बन जाए। उस हालत में ऑपरेशन करना मुश्किल है। या ये भी हो सकता है कि अपेंडिक्स फट जाए। फटने के बाद अगर पूरी अंदर के एब्डामिन की झिल्ली, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, अगर वो पूरी मुतासिर हो जाएगी तो मौत हो सकती है। अगर मुकामी तौर पे है तो
इंसान बच सकता है। जी तो तशख़ीस इसकी पहले है। जी जी क्रॉनिक केसेस के अंदर डायग्नोसिस मुश्किल होती है, जी इसलिए कि उसमें पेशेंट सिर्फ कंप्लेन करता है कि मेरे पेट में दर्द होता है और फ्लैचुलेंस यानी खट्टी डकारें आ सकती हैं, पेट भरा भरा सा लग सकता है, एसिडिटी की सफाई हो सकती हैं, जी तो इसमें डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट होती है। जी लेकिन स्किल हैंड जो है वो क्लिनिकली डायग्नोसिस कर सकता है, यानी मुकामी तौर पे डीप टेंडरनेस है, जी लेकिन बेटर यही है कि उसको हम सीटी स्कैनिंग से कंफर्म कर लें। जी जी हाँ, तो बहरहाल अपेंडिक्स का उसकी और वैरायटी भी होती हैं, वो हम क्योंकि फ़नी बात है उसको नहीं बता सकते। मैं अवामी सतह पर एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा साहब कि अपेंडिसाइटिस जो है, अपेंडिक्स जो है, तो इसके असबाब पर हम लोगों ने मतलब जो है थोड़ा सा रोशनी डाल दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। असबाब का मामला ऐसा है कि इसके लिए भी जरासीम होते हैं जिनको आमतौर से स्टेप्टोकोकाई स्टेफ्लोकोकाई कहते हैं। जी जी उसकी मिसाल ऐसी समझिए जैसे आमतौर से लोगों ने देखा है कि उंगली पक जाती है, जी जैसे हम विटलो बोलते हैं या फैलन बोलते हैं, उंगली पक जाती है, सूज जाती है, उसमें बाद में पस भी निकलता है, खून भी निकलता है। जी जी बस यही कंडीशन जो है अपेंडिक्स की भी होती है। जी अब वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना सीवियर है और पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी है, जी उस पर डिपेंड करता है वो पैथोलॉजी डेवलप होती है। लेकिन तकरीबन वही समझिए कि अपेंडिक्स की वही शक्ल हो जाती है। और अपेंडिक्स आम लोग कहते हैं बड़ी हो जाती है, बड़ी नहीं होती है, हाँ अलबत्ता सूजन आ सकती है। सूजन उसी पे डिपेंड है कि सीवियरिटी कितनी है, और उसी ज़्यादा उस पे होने पे यानी स्वेलिंग ज़्यादा आने पे परफोरेशन हो जाता है। ग़िज़ाइयत से कुछ इसका ताल्लुक़ है इसके होने का? ग़िज़ाइयत का सिर्फ किताबों में लिखा है कि प्रोटीन की ज़्यादा इस्तेमाल से एक सबब है, जी बाकी जरासीम है। अब जरासीम कहाँ से किधर से पहुँच सकते हैं ये नहीं बता सकते। चीज़ नहीं एग्जैक्ट को मतलब बताते हाँ। हैं एग्जैक्ट कौन उसका जो है जी नहीं बता। हाँ। अच्छा, जो आवाम के अंदर अवामी सतह से पूछ रहा हूँ मैं कि आवाम में जो मशहूर है कि भाई वो जो दानेदार चीज़ें खाएंगे, जैसे जाम वगैरह अमरूद वगैरह हैं, अमरूद के दाने अगर उसमें अटक जाएं करें तो उससे भी हो सकता है। हाँ तो ये कहाँ तक सही हाँ है? जी हाँ जी हाँ, ये एक फैक्टर है। जी उसी को मैंने कहा बताना चाह रहा था, लेकिन फनी बात थी इसलिए नहीं। एक होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव। जी जी ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है कि जो ल्यूमेन है जी वो बहुत छोटा है, यानी ऐसा कि आप माचिस की तीली बनावट ही मतलब जी ऐसी है ऐसी कि है। उसमें तो उसमें जैसे इसका अपना लेमन का सीड है, जी ऑरेंज का सीड है, जी या इसका, तो वो सीड उसके अंदर जा सकता है। जी जी कभी कभी पेट के कीड़े भी उसमें चले जाते हैं, कभी कभी संडास का छोटा पीस उसमें चला जाता है। मतलब ये चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस डेवलप कर सकती हैं। जी 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 हाँ, ऐसा होता है। तो अपेंडिक्स का जो जैसे पेशेंट है, क्या हर अपेंडिक्स के पेशेंट को सर्जरी करवा लेना चाहिए? एक्यूट कंडीशन में तो इमीडिएट ऑपरेशन करना ही चाहिए। जी क्रॉनिक में ये है कि वेट एंड वॉच, जी यानी अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। अगर पेशेंट एग्री है तो कर भी सकते हैं, उसको डिले भी कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट में एज अर्ली एज पॉसिबल ऑपरेशन कर देना चाहिए। तो मतलब ये अपेंडिक्स जो है ये से हर उम्र में हो सकता है क्या? हाँ, मैंने आपको बताया था कि हर उम्र में हो सकता है। ओल्ड एज में चांसेस कम होते हैं, लेकिन आमतौर से यंग एज में जी कॉमन कुछ है। खास वजह हो सकती है नहीं, इसमें होने की? बस ये है कि ओल्ड एज में कहा जाता है कि ये थोड़ा छोटा, यानी जो लिम्फेटिक टिश्यू है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की सलाहियत भी कम हो जाती है, ये कहा जाता है। लेकिन यंग एज के अंदर ये हाँ, इसमें ज़ाहिर बात है, उसमें तो हर चीज़ एक्सेग्रेट की होती है। जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी मालूमात अपेंडिक्स के ताल्लुक से। अच्छा, इसका कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब बता? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कब करते हैं? जब लम्प फार्म हो जाए। जी जब लम्प फार्म होगा जो 48 आवर्स में होता है, तो उस वक्त कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अपेंडिक्स को जो एडजेसेंट टिश्यू है उससे सेपरेट करना डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं और 5 डेज तक रिजल्ट देखते हैं। तो 5 डेज में अगर वो लम्प बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है वो एब्सेस यानी वहाँ पस बन रहा है। अगर वो लम्प 5 डेज में छोटा हो रहा है तो इसका मतलब वो रिजॉल्व हो रहा है। तो अगर एब्सेस बन रहा है तो फिर हम एब्सेस के तरीके पे ऑपरेशन करेंगे, अपेंडिक्स नहीं करेंगे। अपेंडिक्स को एटलीस्ट बुक में 6 वीक्स लिखा है, लेकिन हमारे तजर्बे में ये है कम से कम
2 महीने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि वो जो एडिजन है वो अलग सेपरेट होते होते 2 महीने लग जाते हैं। इलाज की जो डिफिनीशन या तारीफ है वो आमतौर से लोग क्या समझते हैं कि इंजेक्शन लगाना, कैप्सूल देना, ऑपरेशन करना। मेरे नज़दीक इलाज की डिफिनीशन ये है कि मुआलिज जो है ईमानदारी, दयानतदारी के साथ जो मशवरा दे उसको मरीज़ उसकी इत्तिबा करे या फॉलो करे, इसी में कामयाबी है ना। तो अब इस मुआलिजीन से भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये हमेशा से यानी दुनिया का बेहतरीन फ़न के तौर पे जाना गया है, और एक ज़माने में लोग डॉक्टर को भगवान कहते थे, है ना। लेकिन आज उसके बरक्स है, क्योंकि मुआलिजीन का बिहेवियर या सलूक इस तरह का हो गया है, यानी खिदमत के बजाय तिजारती हो गया है। और तिजारती होने में बहुत से गलत फैसले भी होते हैं। मतलब अक्सर मैंने देखा है लोग नॉर्मल अपेंडिक्स लोगों की निकाल देते हैं। बाद मरतबा ऐसा भी देखा है खाली ऊपर से एब्डामिन खोला, कुछ भी नहीं खोला, ऊपर से खोला और स्टिच लगा दिया और ऑपरेशन कह दिया, ऑपरेशन हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया कि लोगों के अंदर एक बदगुमानी पैदा हो गई। वो जो इज्जत थी डॉक्टर की वो अभी ख़त्म हो चुकी है। तो हमको चाहिए कि अपनी उस इज्जत को हासिल करने के लिए हमेशा इल्म फ़न के एतबार से ईमानदारी और दयानतदारी से मशवरा देना चाहिए, और उजरत के वसूल करने में भी इंतहाई हमदर्दी और नरमी का रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बाज़ मरीज़ ऐसा होता है जो इस लायक नहीं होता कि वो अखराजात बर्दाश्त कर सके, तो हमें उसके साथ रियायत रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है, आज उसका जवाब ये मिलता है कि साहब हमने भी तो 20-25 लाख डोनेशन दिया है। भाई ठीक है, डोनेशन दिया है, मरीज़ ने आपको मशवरा नहीं दिया था कि आप डॉक्टर बनिए। अगर आपने दिया भी है तो आपकी उम्र अभी 30-40 साल कमाने की है, उस 30-40 साल के अंदर वो डोनेशन का बैलेंस हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी को साथ जुल्म ज़्यादती जो है मुनासिब नहीं है, इसलिए कि पैदा करने वाला हम सबको देख रहा है कि हमारा सलूक क्या है। तो मुआलिज के लिए ज़रूरी है, बेहतरीन चीज़ जो है वो अखलाक है, अखलाकी जिम्मेदारियां उसकी जो है, क्योंकि मरीज़ के लिए अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। आधा मर्ज उसका सिर्फ डॉक्टर की या मुआलिज की अखलाक से बेहतर हो जाता है। तो मैं यही चाहता था कि भाई हम सब जो हैं अच्छे तरीके से, और जो हमने हिप्पोक्रेट ओथ ली है अपनी डिग्री लेते वक्त, उसका ध्यान रखें, उस पर अमल करें। तो हर शोबे में, चाहे वो सोनोग्राफी वाले हों, चाहे एक्सरे वाले हों, चाहे पैथोलॉजी वाले हों, चाहे फिजिशियन हो, चाहे सर्जन हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो, सभी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पेशेंट से हमदर्दी का सलूक करें। यही हमारे लिए बेहतर है। तो क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए इंसान को जो ऑपरेशन करवा ले, चाहे मेजर या माइनर जो भी है, तो उसमें क्या एहतियातें वो करे? पहली बात तो ये अर्ज़ करूं कि मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि मरीज़ को अपने मुआलिज के मशवरे पर अमल करना चाहिए। दूसरी बात ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग खुद ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करते हैं। मतलब कहते हैं कि हरकत नहीं करने का, ये गलत है। जितना जल्दी हरकत करेगा मरीज़ के हक़ में ऑपरेशन के बाद बेहतर है ना। ये नहीं, दूसरे कुछ लोग कहते हैं मैंने खाना ही नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया, है ना, ये गलत है। बल्कि ज़रूरी है कि ऑपरेशन से पहले अगर उसको कमर में सुई लगा के या बेहोश करके ऑपरेशन हो रहा है तो 6 से 8 घंटे पहले वो कुछ खाए पिए नहीं। ये नहीं कि 12 घंटे या 16 घंटे से नहीं, उसके लिए नुकसान हो जाएगा। तो सिर्फ 6 से 12 घंटे भूखे प्यासे रहना काफ़ी है। हाँ, अगर ऑपरेशन सुन होके हो रहा है तो खाली पेट रहना ज़रूरी नहीं है। बाद लोग हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि साहब मैंने तो कल से खाना नहीं खाया, ऐसा उससे नुकसान हो जाता है। इसी तरह बाद लोग कहते हैं चावल मत खाना, ये मत खाना, अभी वो मत खाना, ऐसा कुछ नहीं है। परहेज़ सिर्फ उन लोगों में है जिनमें मैंने बताया कि जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का है, डायबिटीज़ है,
इसमें जो डॉक्टर परहेज बताएगा परहेज ज़रूर करे, लेकिन बाकी जो ऑपरेशन है यानी जिसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन कोई भी ऑपरेशन है, तो उसमें ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ने अलाउ कर दिया कि आप खा पी सकते हो, तो किसी परहेज की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती नहीं कि चावल नहीं खाएंगे ज़ख्म ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, हरकत नहीं करेंगे टाँके टूट जाएंगे, ये सब गलत ख्याल है ना। पानी भी पी सकता है, मटन भी खा सकता है, चावल भी खा सकता है, हरकत भी कर सकता है, बल्कि हरकत करना ज़रूरी है, रेस्ट लेना ज़रूरी नहीं है, उससे नुकसान हो सकते हैं। तो ये सब ज़रूरी है। सबसे बेहतर बात वही है कि जो भी है वो अपने डॉक्टर से सवाल करे और जो डॉक्टर बताए वैसा मशवरे पे अमल करे, इसमें इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इसके अलावा कभी कोई छोटे मोटे जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग होता है, तो उससे टेंशन नहीं लेने का, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि डॉक्टर से रुजू कर ले, घबराने की बात नहीं है, इसमें भी होता है। जी हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आमतौर से जो होते हैं वो इमीडिएट जो होते हैं ब्लीडिंग है, और डिले जो है वो इन्फेक्शन है। तो ये दोनों कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो अगर डॉक्टर से रुजू करेगा, वो कोई ना कोई अपना आपको बुलाएगा, रास्ता बताएगा, कोई मैनेज करेगा, वो उसके ऊपर है, लेकिन उसमें घबराने की, डरने की बात नहीं है। चलिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी मुफीद मालूमात हमको आपके ज़रिए हासिल हुई और हमारी आवाम ने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अपेंडिक्स के मौजू को लेकर जितनी सैर हासिल गुफ्तगू इस स्टूडियो में की और प्रोग्राम के अंदर की, तो वैसी माशाल्लाह मतलब जो है मालूमात जो है हमें हो सकता है कि फिर कभी शायद सुनने को ना मिलें। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की आपने, लेकिन इसके साथ साथ आपने जो अखलाकियात का दर्स जो है हमारे सर्जन हजरात को, हमारे डॉक्टर्स को और जितने अतिबाए कराम को दिया है, तो अगर उसको भी, वो भी हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद है, उसको भी अगर हम लोगों ने फॉलो किया तो बेहतर मतलब जो है हमारे लिए भी होगा, मरीज़ों के लिए भी होगा, और हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी जो है ये बनता है कि वाकई मरीज़ों के साथ में हमदर्दाना रवैया रखा जाए, कोशिश की जाए कि हमदर्दाना रवैया रखा जाए, हर चीज़ को पेशावराना नज़र से ना देखा जाए, और सिर्फ़ इसको खिदमत के जज्बे के तहत जो है वो देखा जाए। और नाज़रीन, आपकी और हमारी वाकई खुशकिस्मती है कि तिब्बे यूनानी की एक मुमताज़ शख्सियत जो है, मुमताज़ सर्जन जो हैं, वो हमसे मुखातिब थे और हमें अपने तजर्बात से और हमें अपनी बातों से और अपनी सेहत आम्मा के ताल्लुक़ से कुछ बातें, मुफीद बातें बता रहे थे। तो इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करेंगे। अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मौजू के साथ में आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी फिर हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।